ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 57 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 1। 55 तक लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। 57 लिखा है 0.24 ग्राम ऑफ सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। सो सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट मींस NaH2PO4 है, और उसने बोला हुआ है कि इसकी रिएक्शन NaOH से करा के हमने सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट में कन्वर्ट किया है, सो Na2HPO4 में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में देखो जो हमारे पास एसिड है NaH2PO4, उसके पास दो H थे रिप्लेसेबल, बट एक्चुअली में एक ही H रिप्लेस हुआ है। सो इफ यू राइट द N फैक्टर्स, तो सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का एक H रिप्लेस हुआ है तो उसका N फैक्टर 1, और NaOH का एक OH माइनस रिप्लेस हुआ है तो N फैक्टर 1। दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दो, और राइट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaH2PO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। उसका मास दिया है 0.24 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास बताओगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaH2PO4 NaH2PO4 का मॉलिक्यूलर मास बताइए। 120। यस, सो डिवाइडेड बाय 120 इसके मोल हो गए, और इसका n फैक्टर 1 है तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट हो गए। दूसरे साइड में NaOH की मोलारिटी m1 मान लेते हैं, वॉल्यूम 21.5 ml, n फैक्टर 1, और वॉल्यूम को लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए, 1000 से डिवाइड कर दिया। यहाँ से सिंपलीफाई करके m1 निकालना है। सर यस सर NaH2PO4 का एटॉमिक मास सर वो 129 होगा सर। सही से चेक करो, मुझे लगता है 120 हो। सर 120 है सर 120 है। ठीक है, उसके बाद आपने एक क्वेश्चन नंबर पूछा 54। यार एक बार फिर से समझा दीजिए सर। आपका NaH2PO4 के दो H में से एक H रिप्लेस हुआ है तो n फैक्टर 1 है, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दिए। तो NaH2PO4 के ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के इक्वल कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज 67। 67 से पहले तो नहीं पूछा, 58 पूछो। 58 देखो, क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड इज ऑक्साइज्ड बाय x moles of KMnO4 and also 1 mole of ferrous oxide is oxidized by y mole of KMnO4, ratio of x is to y। तो पहले आप दोनों के फॉर्मूले लिखो। फेरिक ऑक्साइड इज Fe2C2O4 होल थ्राइस, इसके ऑक्सीडेशन से Fe3+ और CO2 बने। कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट +3 से +4 चेंज हुआ, उसका n फैक्टर बताओगे। और दूसरा केस लिखा है फेरस ऑक्साइड FeC2O4, ये भी ऑक्सीडाइज होके Fe3+ और CO2 में कन्वर्ट हुआ, इसका भी n फैक्टर बताइए। तो पहले वाले केस में कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट +3 से +4 चेंज हुआ 1 यूनिट, तो सर 2 होंगे इसके n फैक्टर। टोटल कार्बन इज 6, n फैक्टर आएगा 6। 6 हाँ 6। यस सर। अगले वाले केस में आयरन का ऑक्सीजन स्टेट +2 से +3 चेंज हो रहा है, तो एक कार्बन के लिए चेंज, आयरन के लिए एक चेंज, कार्बन का चेंज +3 से +4 हो रहा है, एक चेंज, 2 कार्बन है टोटल चेंज कितना हो गया 3। दोनों का n फैक्टर पता चल गया। अब उसने बोला हुआ है कि जो 1 मोल फेरिक ऑक्साइड है वो x मोल ऑफ KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है, और 1 मोल फेरस ऑक्साइड जो है वो y मोल ऑफ KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल करो पहले। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2C2O4 होल थ्राइस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 या MnO4 माइनस, ये आपका 1 मोल दिया है, n फैक्टर 6, ये इसके ग्राम इक्विवेलेंट हो गए। KMnO4 के x मोल, n फैक्टर 5, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6/5। दूसरे केस में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्साइड FeC2O4 को ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस से इक्वल कर देंगे। तो दिस इज गिवन टू यू 1 into 3 एंड नाउ दिस इज y into 5, यहाँ से y की वैल्यू 3/5 आ गई। आपसे x/y पूछा गया, तो x/y कितना आ जाएगा 2:1। ठीक है, x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2:1। सर मोल रेशियो एंड फैक्टर रेशियो के रेसिप्रोकल होता है क्या?
बेटा दोनों के 1 1 मोल है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मोल कट गया, अगर मोल्स अलग अलग ले लेते तो सॉल्व ही करना पड़ता है। इट्स एन कोइंसिडेंस दैट वी हैव टेकन 1 मोल ऑफ बोथ द सब्सटेंसेस। तो तरीका तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करना होता है, रेसिप्रोकल और ये सब कुछ लॉजिक नहीं लगाना है। कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं तो उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं। कोइंसिडेंटली यहाँ पे मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्सीलेट और फेरस ऑक्सीलेट सेम लिया गया है, तो मोल से फर्क नहीं पड़ रहा, तो वही रेशियो आ जा रहा है जो एन फैक्टर का रेशियो। अगर मोल्स अलग अलग ले लेते हैं, लेट्स से फेरिक ऑक्सीलेट के 2 मोल और फेरस ऑक्सीलेट के 1 मोल रिएक्ट करा दे तो अलग रेशियो आता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस के ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल करो। सर ग्राम इक्विवेलेंट में मतलब मोल्स इनटू एन फैक्टर दोनों के बस वो करना है इक्वल। यस, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब मोल्स इनटू एन फैक्टर ही होता है। ओके सर। After 58, next question you asked is 68th. Question number 60 next. 60th question लिखा है 100 ml of 0.3 NaCl solution was mixed with 200 ml of 0.6 H2SO for the final normality of the mixture. तो आपको तरीका सिखाया था कि अगर दो सॉल्यूशंस मिक्स करते हैं तो उसमें सॉल्यूट के मोल्स या सॉल्यूट के इक्विवेलेंट ऐड करते हैं और जो सॉल्यूशन बनता है उसमें वॉल्यूम, तो सॉल्यूट के मोल्स ऐड कर लेते हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी नॉर्मलिटी लिखनी है मिक्सचर की। तो सिंपली लॉजिक लगाएंगे, पहले वाले सॉल्यूशन से अगर इक्विवेलेंट्स निकालेंगे तो आएगा 100 into 0.3, दूसरे वाले सॉल्यूशन से इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 200 into 0.6, और अगर टोटल वॉल्यूम लिखेंगे यहाँ पे तो कितना वॉल्यूम हो गया टोटल वॉल्यूम हो गया 100 plus 300। टोटल इक्विवेलेंट्स में टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, नई नॉर्मलिटी हो गई। इसको जरा सिंपलीफाई करिए, समझ आ गया ना टेक्निक। दो सॉल्यूशंस ऐड किए तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऐड कर लिए और वॉल्यूम ऐड कर लिया। सिंपलीफाई करके बताइए कितना है। कोई भी दो सॉल्यूशंस अगर हम ऐड करते हैं तो सॉल्यूशंस के ग्राम इक्विवेलेंट्स या मोल्स ऐड कर लेते हैं, सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स और मोल्स ऐड कर लेते हैं और टोटल वॉल्यूम ऐड कर लेते हैं। दो चीजों को ऐड करके नई नॉर्मलिटी निकाल ली। या अगर सिंपल फॉर्मूला लगाए तो आपको n1v1 = n2v2 = nv कर देते हैं। n1v1 + n2v2 = n1 × v1 जो नया सॉल्यूशन बनेगा n × v। उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन नंबर 61 लिखा है 17 ग्राम of H2O2 solution on heating gave this much ml of oxygen at 1 atmosphere 273 Kelvin, the percentage by weight of H2O2। तो सिंपली इक्वेशन लिख लो, अगर H2O2 को डिकम्पोज करा रहे हैं तो इससे वाटर प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन बनता है। आपको इसका 17 ग्राम दिया हुआ है और यहाँ इसका 1120 ml बन रहा है। तो अगर उसको 22,400 से डिवाइड कर देंगे तो इतने मोल आ जाएंगे, क्योंकि आप टेम्परेचर और प्रेशर देखो 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन दिया है। सो 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22,400 22400 ml होता है। इससे मोल्स आ गए। ठीक है, अब इससे अगर मोल्स आ गए तो आपको पता है हाफ मोल ऑक्सीजन बनाने के लिए 1 मोल ऑफ H2O2 चाहिए। तो पहले जरा सिंपलीफाई करके बताओ कितना मोल आ रहा है। 0.05 आएगा शायद, करो इधर 0.05 है ना, 0.05 0.05। परफेक्ट, वही वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से मोल्स पता चल गया आपको। अब जितने मोल ऑक्सीजन के हैं H2O2 के मोल्स उसके डबल हो जाएंगे। ये आ जाएगा 0.05 into 2 moles of H2O2। यहाँ से H2O2 का मास निकालिए। मास कैसे निकलेगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। अमाउंट ऑफ H2O2 आ जाएगा 0.05 into 2 into 34। ये बताइए सॉल्व होकर कितना आ रहा है। 3.4। ये सॉल्व हो जाएगा 3.4 ग्राम। अब आपसे पूछा है परसेंटेज बाय वेट बताओ। परसेंटेज बाय वेट क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको सॉल्व करिए तो 20% आ जाएगा। परसेंटेज बाय वेट कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100। सॉल्यूशन का मास आपको 17 ग्राम दिया है, सॉल्यूट का मास आपने 3.4 ग्राम निकाल लिया है, उससे आपका सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। ठीक है,
Next one you asked is question number 62. 62 में लिखा था normality and the volume of the solution made by mixing 1 liter each of 5.6 volume and 11.2 volume H2O2 solution. हमारे पास 1 liter 5.6 volume H2O2 एक solution और दूसरा है 1 liter 11.2 volume H2O2 solution. हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है उससे मोलारिटी निकालना सिखाया था. सो मोलारिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2 होता है. जो पहला वाला सॉल्यूशन है वो हो गया 1 लीटर 5.6 by 11.2 मतलब 0.5 m 0.5 m और दूसरा सॉल्यूशन 1 लीटर 11.2 by 11.2 करेंगे तो 1 m. और नई मोलारिटी निकालेंगे तो नई मोलारिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूट के मोल्स ऐड करते हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऐड कर लेते हैं. सो नई मोलारिटी अगर निकालेंगे m डैश तो आ जाएगा 0.5 into 1 plus 1 into 1 divided by 2. ये वैल्यू सॉल्व होगी कितनी आ रही है 0.75. नॉर्मलिटी इज मोलारिटी इनटू n फैक्टर. H2O2 का n फैक्टर 2 होता है. यहाँ से नॉर्मलिटी आ जाएगी 0.75 into 2 which is 1.5 m. दोबारा उसने पूछा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताओ. वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला मोलारिटी इनटू 11.2. so 0.75 into 11.2 करेंगे ये सॉल्व होकर आ जाएगा 8.4. ठीक है. 64th क्वेश्चन लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन व्हिच इज लेबल्ड एज 10 वॉल्यूम. इट्स सेम बात बेटा. आपको देखो मोलारिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2 लिखना है. ये 10 वॉल्यूम दे रखा है भाई 11.2 कर दो इतने मोल्स पर लीटर हो गया. अब स्ट्रेंथ लिखना है तो ग्राम्स पर लीटर में चाहिए तो मोल्स में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो ये ग्राम पर लीटर हो गया. सॉल्व कर दीजिए. ठीक है सॉल्व तो कर लोगे ना. मोल्स पर लीटर में है उसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर दो. डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30.36 ग्राम्स पर लीटर. मोल्स को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. और वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर एक ही बात होती है. यहाँ भी वैलेंसी फैक्टर लिखा हो या एन फैक्टर लिखा हो इट्स द सेम थिंग. इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर हाँ बेटा सर वो थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन सर डाउट सर मैंने आपको मैसेज किया सर वो डिस्कस वो अभी बता रहा हूँ. पहले उनका प्रॉब्लम सॉल्व करो ना जिनका है. तुम्हारे डाउट वाले बात बता दूंगा. जो डिस्कस कर चुके हैं वो आप एक बार रिकॉर्डिंग में देख लो ना तो उससे पता चल जाएगा. अगर वही रिपीट करता रहूंगा तो जो लोग आगे सवाल कर रहे हैं उनका कैसे काम चलेगा बताओ. अभी बता दूंगा मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ बट पहले जो होमवर्क था वो कंप्लीट करूंगा. चलो क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cr2O72 minus needed to oxidize 0.136 gram equivalents of N2H5 plus by this reaction. तो आपको दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वल करने. तो Cr2O72 माइनस देखो कन्वर्ट हो रहा है Cr3 प्लस में तो n फैक्टर 6 है तो सिंपली ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O72 माइनस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ N2H5 प्लस. ठीक है. तो इसके मोल्स हमें निकालने हैं तो मोल्स मान लो x है n फैक्टर 6 है. दूसरे तरफ आपको इक्विवेलेंट सीधे रखें 0.136. यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 0.136 by 6 करना है. 0.136 by 6 करिए. So this comes out to be 0.0227. सिंपली कोई भी दो सब्सटेंस जो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं. ये बेसिक रूल याद कर लो. आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो उसके बेसिस से. ठीक है. और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आ पाएगा. बिना सॉल्व करे आपको नहीं आ सकता है. अंडरस्टैंड इट क्लियरली. आप फर्स्ट गो में नहीं कर पाए कोई बात नहीं दोबारा प्रैक्टिस करो. अभी मैंने सारे सवाल बता दिए.
सारे सॉल्यूशंस के आपके पास सारे सॉल्यूशंस आपके पास नोट डाउन है, प्लस रिकॉर्डिंग होगी आपके पास। आप एक बार अपने आप करना, आपको डाउट आएगा तो फिर से रिकॉर्डिंग से सुन के समझ लेना, बट क्वेश्चन एक बार अपने आप जरूर करना है। 66 में देखो लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 20 ml of 0.5 m NaOH is mixed with 100 ml of 0.1 m HCl in x kilojoule. The heat of neutralization is, तो देखो पहले एक कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे। केमिस्ट्री में जब भी हीट रिलीज होगी तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक। पहले भी आपने पढ़ा होगा, अभी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अगर हीट रिलीज होती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और इस प्रोसेस के लिए जो एंथैल्पी लिखते हैं डेल्टा एच, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। मतलब जो हीट का साइन होगा वो नेगेटिव लिखना पड़ेगा। और अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो हीट एब्जॉर्ब वाले प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक, और जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो वहां पे साइन पॉजिटिव लिखते हैं। ये केमिस्ट्री में कन्वेंशन है। तो जब भी कभी हीट रिलीज होगी तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, हीट एब्जॉर्ब होगी तो प्लस साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। अब इस प्रोसेस में देखो उसने बोला हुआ है कि NaOH जो है वो HCl से रिएक्ट कर रहा है, उससे NaCl और वाटर बनेगा। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। Whenever acid reacts with base, it forms salt and water. This process is neutralization, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो आप देखो उसने क्या करा है, 20 ml 0.5 m NaOH यूज किया है, तो मतलब ये 10 मिलीमोल्स हो गए, और 100 ml 0.1 m HCl यूज किया है, ये भी 10 मिलीमोल्स हो गए। तो 10 मिलीमोल एसिड 10 मिलीमोल बेस को न्यूट्रलाइज करके जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो है x किलोजूल। तो 1 मोल से कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये निकालना है आपको। सो 10 into 10 to the power -3 मोल से जो एनर्जी रिलीज हुई वही x किलोजूल। अगर आपने 10th में जब एसिड बेस सॉल्ट पढ़ाया गया होगा आपको, तो एक बार आपने सर ने आपको डेफिनेटली ये बात बताई होगी कि अगर कभी लैब में हाथ पे एसिड गिर जाए तो उसे बेस से न्यूट्रलाइज नहीं करवाते। आपके दिमाग में आइडिया आता है तुरंत कि अगर किसी के लैब में एसिड गिर जाए तो उसको कैंसिल करने के लिए बेस डाल दो। तो ये बहुत ही हार्मफुल प्रोसेस होता है, क्योंकि एसिड से जितना डैमेज हुआ है उससे मल्टीपल टाइम्स डैमेज हो जाएगा अगर उसमें बेस और ऐड कर दिया, क्योंकि एसिड और बेस अगर न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। दैट प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक। तो अगर एसिड या बेस में से कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी पार्ट पे गिरता है तो हम उसे वाटर से तुरंत डाइल्यूट करते हैं, गलती से भी उसको उसका काउंटर पार्ट नहीं ऐड करते, क्योंकि दैट प्रोसेस इज अगेन फर्दर एक्सोथर्मिक, उससे और बहुत सारा डैमेज हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस केमिकल है, उसका ये मतलब नहीं कि उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अगर एसिड के ऊपर आपने बेस ऐड कर दिया तो उससे और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी और ज्यादा डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 into 10 power -3 मोल्स एनर्जी रिलीज हो रही है, मोल से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो x किलोजूल है। तो अगर 1 मोल से ये एनर्जी निकालेंगे, आप ऑप्शन देखो नीचे किलोजूल पर मोल में कैलकुलेट करना है, तो 1 मोल से ये एनर्जी आएगी x by 10 into 10 to the power -3 which is 100x। और चूंकि एनर्जी रिलीज होगी तो जो हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिखेंगे वो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। सो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज -100x किलोजूल पर मोल। ये आपका आंसर है। ध्यान से देख लो, अच्छा सवाल है। 66 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलो करना है 67। दिया 1 mole of phosphoric acid was diluted to 250 ml of 25 ml of this solution required 34.8 ml of 0.0102 n NaOH for neutralization using suitable indicator specific gravity of the acid। तो देखो सबसे पहले आपको एक टर्म समझ में आना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैंने बोल टर्म के बोल कॉन्सेप्ट में सिखाया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी निकालनी है किस यूनिट में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी में वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाता है। तो अल्टीमेटली स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब आपको डेंसिटी निकालती है इन द यूनिट ऑफ ग्राम पर ml या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में देखो फॉस्फोरस एसिड का वॉल्यूम तो पहले ही से दे रखा है 1 ml, बस मास निकालना है किस तरीके से, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो कि हमारे पास सबसे पहले 1 ml फॉस्फोरिक एसिड है,
तो इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि x ग्राम फॉस्फोरिक एसिड है। अब इसमें आपने वाटर ऐड करके उसको फाइनली 250 ml बना दिया, और फिर 250 ml बनाने के बाद भी इसमें x ग्राम फॉस्फोरिक एसिड होगा, क्योंकि वाटर ऐड करने से सोल्यूट के मोल्स तो चेंज होंगे नहीं। तो जो 1 ml के अंदर x ग्राम H3PO4 था, वही x ग्राम अभी 250 ml के अंदर भी है। अब उसने इस 250 ml से 25 ml निकाला, यानी कि 1/10 ऑफ द पार्ट। तो पूरा एसिड है उसका 1/10 पार्ट निकाला है, तो उसका मतलब इसके अंदर जो मास आएगा वो 110 हो जाएगा। तो 150 ml में x ग्राम है, तो 25 ml में कितना हो जाएगा, x/10। पहले 1 ml में पानी मिलाया है, वाटर ऐड करने से अमाउंट ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं होगा। जो 250 ml सोल्यूशन है उसके अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट x ग्राम ही होगा। बट अगर उस सोल्यूट के हमने 10 पार्ट कर दिए 25 ml ईच, तो हर पार्ट में इक्वल फॉस्फोरिक एसिड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर है। तो एक पार्ट में कितना सल्फ्यूरिक एसिड, कितना फॉस्फोरिक एसिड आएगा, x/10 ग्राम। अब ये जो x/10 ग्राम है, इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं किससे, 34.8 ml 0.012 NaOH से। तो बस सीधे दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दो, या ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दो, आपकी चॉइस है। तो वी कैन राइट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, क्योंकि यही दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो उसके ग्राम इक्विवेलेंट हुए x/10 मोल्स। x/10 ये तो मास है, मास में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। मॉलिक्यूलर मास बताओ फॉस्फोरिक एसिड का। सो x/10 ये इसका मास हो गया, 98 से डिवाइड कर दिया तो ये मोल आ गया, परफेक्ट। n फैक्टर 3 ये इसके ग्राम इक्विवेलेंट हो गए। NaOH की नॉर्मलिटी दे रखी है 0.102, वॉल्यूम दे रखा है 34.8 ml, 1000 से डिवाइड कर दो, ये भी ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स इज ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इज ग्राम इक्विवेलेंट। तो वॉल्यूम दिया 34.8 ml, उसमें 1000 से डिवाइड करा, तो ये आपका वॉल्यूम इन लीटर हो गया। नॉर्मलिटी से मल्टीप्लाई करा, ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। दोनों को इक्वेट करके आप x निकाल लोगे। अब x ग्राम 1 ml में प्रेजेंट है, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। x कैलकुलेट करिए, जो भी x आएगा वही स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी, क्योंकि वो मास है जो 1 ml में प्रेजेंट है। यहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी सही बात चला जाएगा। एक बार x सॉल्व करके बताइए कितना है। आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉल्व होके 1.16 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका 73rd क्वेश्चन में लिखा है, द अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन वाज पास्ड इन 100 ml of 0.1 m sulfuric acid. The excess acid required 20 ml of 0.5 m NaOH solution for the complete nucleation. The organic compound is. तो देखो ऐसे फॉर्मूला तो नहीं पता चलेगा, बट हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं यहाँ से। जेल्डॉल मेथड की तरह सवाल हो गया कि कंपाउंड का हमने पहले जितनी भी नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कराया, अमोनिया को सल्फ्यूरिक एसिड से न्यूट्रलाइज कराया, बट सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस में था, तो उसका जो एक्सेस पार्ट है उसको किससे न्यूट्रलाइज कराया, NaOH से। तो उसका मतलब सबसे पहले अगर हम निकालेंगे तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH निकालो। दिस इज 20 into 0.5 मतलब 1, दिस कम्स आउट टू बी 10। तो जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH है वो 10 है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड भी 10 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड को NaOH ने न्यूट्रलाइज किया है। इसके बाद मिली इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अगर निकालेंगे तो वो दे रखा है 100 into मोलरिटी 0.1 into n factor 2, so this comes out to be 20. तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 used for ammonia, तो आपने 20 ऐड किया था, 10 एक्सेस था, तो 10 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करा अमोनिया से। जितने मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करा उतने मिली इक्विवेलेंट अमोनिया हो गया, और अमोनिया का n फैक्टर 1 है, तो यही मिली मोल्स ऑफ अमोनिया हो गया। अब अमोनिया के अंदर एक ही n है, तो यही मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया। यहाँ से अगर हम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे तो 10 into 10 to the power -3 मोल हो गया, और 14 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने ग्राम्स हो गया। यहाँ से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे तो 10 into 10 to the power -3 into 14 ये मास है, टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 0.3 into 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 140/3% आंसर आ जाएगा। सबसे पहले पार्ट में आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है।
अब जो नीचे फॉर्मूले लिखे हुए हैं उनमें सब में नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल लो, जिस भी कंपाउंड से नाइट्रोजन का परसेंटेज मैच कर जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब एक बार परसेंटेज निकाल के देखो। क्वेश्चन नंबर 78 में देखो, इट्स गिवन 0.156 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन हीटिंग विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एंड AgNO3 गिव 0.235 ग्राम ऑफ AgI, द परसेंटेज ऑफ आयोडीन इन द सैंपल। तो आपको बताया था जितने मोल AgI होता है उतने मोल I होता है, उसी से सीधा आयोडीन का परसेंटेज निकल जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ आयोडीन विल बी 0.235 अपॉन मोलिकुलर मास बताओ AgI का 235, ये इसके मोल्स हो गए। जितने मोल AgI है उतने मोल I हो गया, ये आयोडीन के मोल्स हो गए। आयोडीन के मोल्स हो गए तो उसमें 127 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आयोडीन का मास हो गया। उसका टोटल मास ऑफ सब्सटेंस से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। दो रास्ते हैं, या तो फॉर्मूला याद हो या मोल कॉन्सेप्ट लगाओ। तो 0.235 ग्राम सिल्वर आयोडाइड है, तो पहले मैंने सिल्वर आयोडाइड के मोल निकाले, जितने मोल AgI है उतने ही मोल I होगा। तो मोल्स ऑफ I कितना हो गया 0.235/235। तो आयोडीन के मोल्स में उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करो, मास आ गया। मास में टोटल मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 में लिखा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इज। तो अपने पास कंपाउंड है Pt C2H4 Cl3 माइनस। तो आप जानते हो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज 0, कंपाउंड इज 0 एंड आयन इज डिस्चार्ज। तीन बातें लिखनी है। तो C2H4 आप पहचानते हो एथीन होता है, मॉलिक्यूल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। दूसरा सब्सटेंस आप पहचानते हो Cl, क्लोराइड आयन है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। प्लैटिनम निकालना है तो उसको x अज्यूम कर लो, तो x + 0 - 3 = -1, x = +2। ये आएगा आंसर। आंसर इसका सही कर लेना, गड़बड़ लिखा Pt C2H4 Cl3 माइनस लिखा हुआ है, क्लोराइड आयन 3 हो गए, C2H4 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +2। ठीक है। 81 के बाद आपने पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन 83। 83 में दिया है M3+ आयन लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो यहाँ पे उसने बोला 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, तो उसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी। तो 83 में हमारे पास M3+ है, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कराना है, ये M6+ में कन्वर्ट होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ M कितना हो जाएगा +6। ठीक है। इसके बाद आपने पूछा 87 लिखा है फाइंड द वेट ऑफ KOH इन इट्स 50 मिली इक्विवेलेंट्स। 87 में देखो हमारे पास सब्सटेंस है KOH, तो KOH बेस है, तो इसका एन फैक्टर कितना लिखोगे 1। तो जो मिली इक्विवेलेंट्स है वही मिली मोल्स हो जाएंगे। सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH दे रखा है तुमको 50, तो इसका मतलब मिली मोल्स ऑफ KOH भी 50 हो जाएगा। मिली मोल्स आ गया तो मास कैसे निकालते हैं, 50 × 10⁻³ मोल हो गए, और मोल्स में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। मोलर मास बताओ KOH का 56। यस इसको सॉल्व कर दीजिए। 2.8 ग्राम। 2.8 ग्राम। ठीक है। उसके बाद आपने 84 पूछा होगा। 84 तो 0 हो गया बेटा। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। सोडियम अमल का मतलब सोडियम को मरकरी में डिसॉल्व किया गया है,
तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा? 0। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। नेक्स्ट यू आस्क क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्वेश्चन लिखा है 0.2 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड 10 ml of 1N KMnO4 in a titration in presence of H2SO4 प्योरिटी ऑफ H2O2 निकालनी है आपको। तो देखो जितना भी सब्सटेंस प्योर होगा वो KMnO4 को एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज करेगा। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेंगे H2O2 लेट से X% प्योर है। तो लेट H2O2 is X% प्योर। ठीक है, तो 0.2 ग्राम अगर H2O2 है तो उसका X/100 ये प्योर H2O2 हो गया। ये आपका मास ऑफ प्योर H2O2 हो गया। अब ये जो प्योर H2O2 है ये एग्जैक्टली KMnO4 से न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो या मिली इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, एक ही बात है। तो हमारे पास 0.2 into X/100 ये अमाउंट है, इसमें 34 से डिवाइड कर दो, ये मोल्स हो गए। n फैक्टर 2 हो गया, ये ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, इनटू 10 टू द पावर 3 ये मिली इक्विवेलेंट हो गया। दूसरी साइड में KMnO4 की नॉर्मलिटी 1 दे रखी है, वॉल्यूम 10 ml दे रखा है, सो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम विल गिव यू मिली इक्विवेलेंट्स। एक तरफ हमने मास अपॉन मोलर मास किया, मोल्स आया, मोल्स में n फैक्टर मल्टीप्लाई करा, इक्विवेलेंट्स आया, इक्विवेलेंट्स में 10 पावर 3 मल्टीप्लाई करा, मिली इक्विवेलेंट्स आया। दूसरे साइड में नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम करा, उससे भी मिली इक्विवेलेंट्स आ गए। यहां से सॉल्व करके x निकालना है। यहां से सॉल्व करके आपको x बताना है कितना आ रहा है। So x comes out to be 34 upon 0.4। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। ये आपका 85% आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया है 0.45 ग्राम ऑफ एन एसिड वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय 20 ml ऑफ 0.5 m NaOH, द बेसिसिटी ऑफ द एसिड इज। तो आपको फिर से वही सेम लॉजिक लगाना है, एसिड बेस से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है तो ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दो। तो कॉन्सेप्ट इज कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब एसिड देखो कितना है हमारे पास, 0.45 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास 90, ये मोल हो गए। एन फैक्टर आपको उसका निकालना है क्योंकि वही बेसिसिटी होगी, उसका एन फैक्टर निकालना है, ये ग्राम इक्विवेलेंट हो गए। बेस कितना यूज कर रहे हैं, 0.5 n नॉर्मलिटी है, वॉल्यूम 20 ml है, ये मिली इक्विवेलेंट्स हुए। 1000 से डिवाइड करते हुए ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गए। यहाँ से सॉल्व करके एन फैक्टर निकालिए। So 0.5 into 20 by 1000 into 90 upon 0.45। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा। 2 आएगा। आ जाएगा। This comes out to be 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा 92। 92 में दिया हुआ 91 समझ गया ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस किया है। एसिड का एन फैक्टर उसके नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ होते हैं, वही बेसिसिटी होती है। ठीक है, तो बेसिसिटी उस प्रोसेस की 2 लिखी हमने, बेसिसिटी उस प्रोसेस की निकालनी थी तो एन फैक्टर मान लिया उसको। तो एसिड का 0.5 अमाउंट दे रखा था, 90 से डिवाइड करा, मोल आ गए, मोल्स में एन फैक्टर मल्टीप्लाई करा, ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गए। बेस के लिए नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम करा, तो वो हो गया मिली इक्विवेलेंट्स, 1000 से डिवाइड कर दिया तो ग्राम इक्विवेलेंट्स। आगे सॉल्व कर लेना आंसर। सर 92 में लिखा है 0.116 ग्राम ऑफ C4H4O4 इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 0.074 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोटोनिक हाइड्रोजन इन द ए विल बी। देखो ये भी वही सेम सवाल पूछा गया। प्रोटोनिक हाइड्रोजन मतलब जितने रिप्लेसेबल H+ होते हैं वही एन फैक्टर होता है, तो इसका मतलब वो दोबारा तुमसे एन फैक्टर ही पूछ रहा है। फिर से सेम कॉन्सेप्ट लगा दो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू
देखो ये सारे सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सारे सवाल आप फिर से एक बार जरूर कर लेना, क्योंकि सब फंडामेंटल क्वेश्चंस है। इससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन होंगे, क्योंकि बार बार हमें एक ही लॉजिक लगाना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, सिंपल। सो एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट निकलेंगे 0.116 बाय 116। अच्छा 116, ये मॉलिक्यूलर मास आ गया इनटू एन फैक्टर, ये इसके ग्राम इक्विवेलेंट हो गए। दूसरी साइड में 0.074 ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट है, इसका इक्विवेलेंट, इसका मॉलिक्यूलर वेट 74, 74। मोल हो गया। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH माइनस है, तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया। यहाँ से सिंप्लीफाई करके एन फैक्टर लिखिए, 2 आ जाएगा। ठीक है, then comes 93 में लिखा है 280 ml of H2O2 reacts completely with 15.8 gram of KMnO4 in acidic medium, then the volume strength of H2O2। तो देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ में फिर से वही एज्यूम कर लो V है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ से आपको नॉर्मलिटी या मोलरिटी कुछ भी निकाल सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है वो V है, तो यहाँ से नॉर्मलिटी आ जाएगी V/5.6, और फिर H2O2 KMnO4 से कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल हो गए। तो आई कैन राइट ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। तो इसका वॉल्यूम दे रखा है 280 ml, नॉर्मलिटी हो गई V/5.6 इंटू 10⁻³ -3 को मल्टीप्लाई करा, क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है ml में, या तो वॉल्यूम लीटर्स में लिख लो पहले से। तो वॉल्यूम में लीटर इंटू नॉर्मलिटी करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, तो बाई 1000 और कर दो, एक ही बात है ना। और KMnO4 का अमाउंट दे रखा है 15.8 ग्राम, इसका मोलर मास बताओगे? इससे 158 होता है, ये मोल हो गया इसके। और KMnO4 का एसिडिक मीडियम एन फैक्टर 5, यहाँ से सॉल्व करके B निकालना है आपको। KMnO4 एसिडिक मीडियम एन फैक्टर 5, 15.8 बाई 158 कराइए, मोल्स आ गए, मोल्स इनटू एन फैक्टर से ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। इसको सॉल्व करके आपको V बताना है कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 में देखो कि जो सॉल्ट है वो सोडियम सल्फाइड के साथ ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से सीधे सीधे मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्फाइड आएंगे, क्योंकि वो कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो आपको दे रखा है कि जो सॉल्ट था, क्वेश्चन देखो पहले ध्यान से, इट्स गिवन इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन द सॉल्ट वाज +3, व्हाट वुड बी द न्यू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल। तो मेटल के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो +3 था, और चेंज होके +x में गया हुआ। और दूसरा सब्सटेंस जो है वो हमारे पास देखो सल्फाइड है, तो दूसरा सब्सटेंस है वो है सल्फाइड SO3 -। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +4 से चेंज होके +6 जा रहा है। तो अगर ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है तो जनरली ये प्रोसेस रिडक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है रिएक्शन हमेशा रेडॉक्स होती है। So whenever oxidation takes place, then always reduction will also takes place. और reduction में आप जानते हो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा। So for reduction, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? डिक्रीज करता है। Hence, x will be certainly less than 3. ये बात समझ में? मैंने आपसे बोला कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +x चेंज हो रहा है, सल्फाइड आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +6 चेंज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +6 चेंज हुआ, तो ये तो +2 यूनिट इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन है। तो रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा डिक्रीज करता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल +3 से चेंज होके कहीं छोटी वाली वैल्यू पे आएगा, जो मुझे नहीं पता, वो भी निकालना है। बट ये सर्टेन है कि वो वैल्यू डिक्रीज हुई होगी, तो x की वैल्यू 3 से कम होगी जरूर। अब आप मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दो। सो व्हेन यू इक्वेट द मिली इक्विवेलेंट्स, तो इन दैट प्रोसेस देखो 50 ml 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट दे रखा है। सो 50 ml into 0.1 m ये सॉल्ट हो गया, इसका n फैक्टर कितना होगा? 3 - x, क्योंकि x की वैल्यू 3 से कम है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल कितना होगा? 3 - x इज इक्वल टू
मिली इक्विवेलेंट ऑफ सल्फाइड तो 25 ml 0.1 m एन फैक्टर कितना होगा 2 बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है +4 से +6 तो चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट पर मोल के हिसाब से एन फैक्टर कितना हुआ 2 यहाँ से सॉल्व करके x निकालना है एक बार सॉल्व करके देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन लिखा है कंसीडर द टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन with acidified more salt solution using diphenylamine as an indicator the number of more salt required per mole of dichromate ion फिर से वही कॉन्सेप्ट है अगर मोर सॉल्ट जो है वो डाइक्रोमेट आयन से कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है तो ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे पहले मोर सॉल्ट का फॉर्मूला याद हुआ अभी तक आपको मोर सॉल्ट इज NH4 whole twice SO4 dot FeSO4 dot 6H2 ठीक है मोर सॉल्ट अगर ऑक्सीडाइज होगा तो उसमें देखो ऑक्सीडेशन केवल किसका पॉसिबल है आयरन का आयरन ऑक्सीडाइज होके +2 से +3 ऑक्सीजन स्टेट में जाएगा तो उसका जो एन फैक्टर होता है वो 1 हो जाएगा बिकॉज आयरन का ऑक्सीजन स्टेट +2 से +3 चेंज हुआ एक यूनिट और हमारे पास एक ही आयरन है उसका दूसरा सब्सटेंस दे रखा है आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट इज K2Cr2O7 तो एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर कितना होता है 6 दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दो सो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मोर सॉल्ट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 तो उसका बोला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट पर मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन उसके मोल्स अगर x है एन फैक्टर 1 होगा इसका मोल 1 एन फैक्टर 6 x is equal to 6 मोल ठीक है क्वेश्चन नंबर 97 में देखो इट्स गिवन फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट to equivalent weight for NaH2PO3 when it is treated with excess NaOH तो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो निकालना है मतलब इसका एन फैक्टर निकालना है जो एन फैक्टर होता है दैट इज सिंपली मॉलिक्यूलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट अब अगर हम NaH2PO3 को NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो उसका एक ही H रिप्लेसेबल है तो इट विल फॉर्म Na2HPO3 प्लस वाटर कितने H रिप्लेस हुए 1 उसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा 1 सर ये क्वेश्चन लर्न करनी पड़ेगी ना नहीं लर्न क्यों करनी पड़ेगी H3PO3 बताया था तुमको ऐसे करें इसका एन फैक्टर कितना होता है 2 याद आया उसका एक H ऑलरेडी रिप्लेस किया हुआ तो बस एक और होगा NaH2PO3 का एक H प्लस हटा के Na लिखा हुआ है तो कंपाउंड क्या बन गया NaH2PO3 इसको देखो ना ध्यान से उसका एक H ऑलरेडी रिप्लेस है तो एक और कर सकते हो 2 H रिप्लेसेबल होता है H3PO3 पे एक ऑलरेडी रिप्लेस्ड है तो एक और कर सकते हैं तो एन फैक्टर बना जाएगा ठीक है इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर पूछा 100 क्वेश्चन दे रखा है on dissolving 2 gram of metal in sulfuric acid 4.51 gram of metal sulfate was formed the specific heat of metal is 0.057 calorie per gram per degree celsius what's the valency of the metal तो देखो अगर सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट दे रखा है तो उससे आप इसका अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास निकाल सकते हैं ड्यूलॉन्ग पेटेट लॉ से तो फॉर्मूला इज स्पेसिफिक हीट मोल कांस्टेंट बताया था आपको फॉर्मूला specific heat into atomic mass is approximately equal to 6.4 यहाँ से इसका atomic mass अगर निकालेंगे तो
अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 6.4 बाय 0.057। ठीक है, अब उसने पूछा बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ मेटल इन सल्फ्यूरिक एसिड 4.5 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट इज फॉर्म। आपको उसकी वैलेंसी रिपोर्ट करनी है। तो वैलेंसी मान लेते हैं x है, राइट, वैलेंसी इज x। अगर वैलेंसी x है तो अगर मेटल m है तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से रिएक्ट होने के बाद जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा M2SO4 मोल X प्लस हाइड्रोजन, क्योंकि सल्फेट आयन की वैलेंसी 2 होती है, मेटल की वैलेंसी x दी हुई है, तो फॉर्मूला बनेगा M2SO4 मोल X। उसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 मेटल हो गया, यहाँ X सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और ये X मोल हाइड्रोजन हो गया। तो उसके 2 मोल से इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो उसके मोल से निकालेंगे तो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास यूज कर लेते हैं। और दूसरी तरफ उसके 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो दूसरी तरफ से दूसरे सब्सटेंस के मोल निकाल सकते हो। उसमें एक वेरिएबल आएगा x, सॉल्व करके निकालना। तो सबसे पहले आप यहाँ से जरा एटॉमिक मास बताइए कितना आ रहा है, तो फिर मैं जरा इसको सॉल्व करूँगा। 112.2 112.28 आ रहा है। आप अप्रोक्सीमेट 112 से सॉल्व कर लो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेटली यूज करने वाले हैं। क्योंकि जो वैलेंसी आएगी वो तो इंटीजर में आएगी, तो थोड़ा बहुत राउंड ऑफ करने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, 112 से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये इसके मोल्स हो गए। इसके मोल्स लिखेंगे तो 4.51 बाय 112 into 2 plus 96x। ठीक है, मोल्स निकाल लिए पहले आपने। अब आपको पता है, क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो m के 1 मोल से उसका हाफ मोल बनेगा। तो 2 by 112 मोल से कितना बनेगा, हाफ इंटू दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4.51 दिस वन। ठीक है, तो इन दोनों को रिलेट कर दो। यहाँ से अगर आप इन दोनों टर्म्स को इक्वेट करेंगे, मतलब इन दोनों को रिलेट करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 2/112 into 1/2 is equal to 4.51/112 into 2 plus 96x। यहाँ से सॉल्व करके x निकालना। थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आ रहा है। और x की वैल्यू इंटीजर में लिखनी है, तो जो भी सॉल्व होके वैल्यू आएगी उसको नियरेस्ट इंटीजर में रिपोर्ट करना है। जैसे आप बोल रहे हो 2.9 आ रहा है, तो उसको हम लोग इंटीजर में लिखेंगे 3, बिकॉज वैलेंसी फ्रैक्शन में नहीं होती, तो वैलेंसी को इंटीजर में कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो। 41 क्वेश्चन में देखो आपको दे रखा है कि एटॉमिक मास दे रखा है सब्सटेंस का 40 एटॉमिक मास निकालना है आपको। इक्विवेलेंट वेट दे रखा है 48.3.8। एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। वैलेंसी 2 दे रखी है, इक्विवेलेंट वेट 43.8 है, एटॉमिक मास निकाल लोगे। फिर उसने पूछा उसका मॉलिक्यूलर वेट बताना है क्लोराइड का, तो क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे पहले। क्लोराइड की वैलेंसी 1 होती है, मेटल की वैलेंसी x है, और मेटल की वैलेंसी 2 दे रखी है, तो क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, MCl2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा 43.8 into 2 plus 35.5 into 2। उसके बाद 46 में दे रखा है मेटल ऑक्साइड is reduced by heating in a steam of hydrogen. It is found that after complete reduction this much metal oxide yields this much gram of metal। कल ही बताया वो आपको सेम सवाल। क्या करते हो, चलो उसमें भी देखो, एक मेटल ऑक्साइड से मेटल बना रहे हैं लोग। मेटल ऑक्साइड से हाइड्रोजन की रिएक्शन करा के मेटल बना रहे हैं। तो मेटल ऑक्साइड दे रखा है 3.15 ग्राम, मेटल आ रहा है 1.05 ग्राम। तो उसका मतलब मेटल और ऑक्सीजन कितना कितना रिएक्ट कर रहा पता चल गया। तो मेटल हो गया 1.05 ग्राम और ये हो गया 3.15 माइनस 1.05 यानी 2.1 ग्राम। किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है,
तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से रिएक्ट करता है। तो बस मैं ये मेथड लगा दूं, सिंस 2.1 ग्राम ऑक्सीजन reacts with 1.05 gram metal, therefore 8 gram oxygen reacts with 1.05 by 2.1 into 8 gram metal. 8 ग्राम से जितना अमाउंट रिएक्ट करता है वही इक्विवेलेंट वेट होता है। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 1.05 अपॉन 2.1 into 8। इसको सॉल्व करें। ये सॉल्व करेंगे तो 4 ग्राम आ जाएगा। So 47 में देखो लिखा है when these compounds are used as a reducing agent, the equivalent weight of KHC2O4 and H2C2O4 each। तो अगर KHC2O4 को reducing agent तरह यूज कर रहा है मतलब इसको ऑक्सीडाइज करा रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन चेंजेस फ्रॉम +3 to +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन चेंज हुआ 1 यूनिट और हमारे पास 2 कार्बन है, कितना चेंज हुआ 2 यूनिट। उसका इक्विवेलेंट वेट आएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। दूसरा सब्सटेंस है H2C2O4.2H2O, इसको भी ऑक्सीडाइज कराएंगे तो CO2 बनेगा। ये कार्बन ऑक्सीजन स्टेट 3 से +4 फिर से चेंज, 2 कार्बन फिर से है, तो इक्विवेलेंट वेट इसका भी मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने बोला 39 में देखो लिखा है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इज 0.1, इक्विवेलेंट वेट इज 31.8, एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकालना है। तो पहले क्या करो, ड्यूलॉन्ग पेटेट लॉ लगाओ, स्पेसिफिक हीट इनटू एटॉमिक मास इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 6.4। स्पेसिफिक हीट दे रखी है 0.1, एटॉमिक मास आपको निकालना है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 6.4। तो यहाँ से एटॉमिक मास की वैल्यू आ गई अप्रोक्सीमेटली 64। इक्विवेलेंट वेट दे रखा है तो इक्विवेलेंट वेट इज एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। हम जानते हैं कि वैलेंसी इंटीजर वैल्यू होती है, तो इक्विवेलेंट वेट 31.8 दे रखा है, एटॉमिक मास 64 है, यहाँ से वैलेंसी निकालनी है। तो यहाँ से वैलेंसी निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/2। 2 बेटा, 1/2 में 2। वैलेंसी यहाँ से 2 आ गई, क्योंकि वैलेंसी 2 पॉइंट समथिंग आएगी, बट वैलेंसी इंटीजर में लिखी जाती है, तो वैलेंसी इज 2। और वैलेंसी 2 है तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास आ जाएगा। तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास विल बी इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। इसको सॉल्व कर लीजिए 63.6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 54 और बचा। समझ गया ना, ड्यूलॉन्ग पेटेट लॉ अप्लाई करा पहले, स्पेसिफिक हीट इनटू एटॉमिक मास से वो 6.4 के इक्वल करा, उससे पहले अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास निकाल लिया 64, फिर इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक मास बाय वैलेंसी करा। वैलेंसी आपको पता है इंटीजर होता है, तो वैलेंसी की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी, बट उसको हम एग्जैक्ट इंटीजर लेंगे, दैट इज 2। फिर एटॉमिक मास को इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक ओके। इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 54। 54 में दिया है certain moles of HCl is oxidized completely by 25 ml of KMnO4. The products are CO2 and NO3 minus. रिएक्शन है HCl plus KMnO4 मीडियम HCl है तो एसिडिक ही हुआ बेसिकली। तो इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है मैग्नीज कन्वर्ट होगा Mn2+ में, CO2 और NO3 माइनस दे रखा है, तो इसके एन फैक्टर्स निकालने हैं आपको। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन +1, कार्बन +2, नाइट्रोजन -3, यहाँ कार्बन +4, नाइट्रोजन +5 और मैग्नीज +7 से +2। ठीक है, तो मैग्नीज का ऑक्सीजन स्टेट +2 से +7 चेंज हो रहा है, +5 7 से +2 चेंज हो रहा है, तो उसका एन फैक्टर तो 5 डायरेक्ट पता है, KMnO4 HD मीडियम। अब HCl का निकालो,
HCl में देखो कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट +2 से +4 चेंज हो रहा है, कितना चेंज हुआ 2 यूनिट, और नाइट्रोजन चेंज हो रहा है -3 से +5, कितना चेंज हुआ 8 यूनिट, 8। तो उसका n फैक्टर 10 आ गया। Yes, sir. क्लियर यहाँ तक? उसने बोला है certain moles of HCl is oxidized completely by 25 ml of KMnO4. The products are CO2 and nitrate, and when all this CO2 is passed through lime water, 1 gram of calcium carbonate is formed. जरा ये इक्वेशन लिख लो पहले अलग से। तो लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन CO2 कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का 1 ग्राम बना रहा है, तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट 1 ग्राम बना रहा है तो उसके मोल्स निकाल दोगे पहले। यहाँ से मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गया 1/100, जितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट है वही मोल्स ऑफ CO2 हो गया, ये भी 1/100 आ गया। ठीक है, देखो ध्यान से, जितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है उतने ही मोल CO2 होगा, और ये CO2 कहाँ से आ रहा है, इस वाली रिएक्शन से। जितने मोल CO2 होगा उतने ही मोल HCl होगा, क्योंकि HCl में भी एक ही कार्बन है तो कार्बन तो कंजर्व्ड होगा। तो यहाँ से मोल्स ऑफ कार्बन HCl कितना आ गया, सेम 1/100। 0.6. यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आ गया 1/100। बस अब HCl और KMnO4 कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या ग्राम इक्विवेलेंस इक्वल कर देंगे। सो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4। तो HCl हो गया 1/100, n फैक्टर 10, KMnO4 यूज कर रहे हैं 25 ml, तो लीटर्स में कन्वर्ट करो, मोलरिटी निकालनी है, लेट से m1 और n फैक्टर 5। यहाँ से m1 की वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ से सॉल्व करके आपको m1 निकालना है। So this comes out to be 100/125. सर अगर दोनों इक्वेशन को बैलेंस कर लेते तो भी हो जाता। मैंने आपसे हर बार बताया, जो सवाल ग्राम इक्विवेलेंट से कर रहे हैं वो मोल से तो हमेशा ही होगा। ये तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं है कि आप फंस जाओ। जो भी क्वेश्चन ग्राम इक्विवेलेंट से सॉल्व होगा वो क्वेश्चन हमेशा मोल से सॉल्व होगा। देयर इज नेवर अ प्रॉब्लम इन दैट केस। अब चूंकि हमें एन फैक्टर निकालना सीखा हुआ है तो भी इक्विवेलेंट से करते हैं, आपको मोल से करना था मोल से कर सकते हैं, वो तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं है। हर सवाल जो मैंने इक्विवेलेंट से करा है वो मोल से होगा। ठीक है भाई, ओके। यहाँ तक के बाद आपने पूछा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ICl में आयोडीन का निकालना है ना, ICl इज I + Cl-। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ICl, आयोडीन का ICl में निकालना है, दिस इज I + Cl-। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन हो जाएगा +1, Cl हो जाएगा -1। ठीक है, सो एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 0.218 ग्राम ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल व्हेन डिसॉल्व्ड इन डाइल्यूट HCl evolved 218.2 centimeter cube of hydrogen at 17 degrees Celsius, 754.4 gram of millimeter collected over water. The tension of aqueous vapor is given 14.4. The equivalent weight of metal is asked. तो देखो करना क्या है, सबसे पहले जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उसकी वैलेंसी 2 होती है, तो मेटल मान लेते हैं M। इसकी रिएक्शन अगर HCl से हुई तो इट विल फॉर्म MCl2 एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड। बैलेंस करोगे तो 2HCl आ जाएगा। तो जितने मोल हाइड्रोजन बनेगा उतने ही मोल मेटल बनेगा। हाइड्रोजन के लिए देखो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, हम लोग इक्वेशन लगाएंगे PV = nRT। प्रेशर आपको दे रखा है 754.4 और इसमें वाटर का प्रेशर हटा दो पहले, ये गैस का प्रेशर हो गया। वॉल्यूम दिया है 218.2 ml, तो 1000 से डिवाइड कर दो, इतने लीटर हो गया। और मोल्स तो आपको निकालना है। टेम्परेचर आपको देखो 17 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड कर लो, ये हो गया 290 केल्विन। अब PV = nRT लगाओ, दिस कम्स आउट टू बी 740 डिवाइडेड बाय 760 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर, 218.2 by 1000, ये वॉल्यूम इन लीटर्स हो गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, R is 0.0821 और टेम्परेचर दिया 290 केल्विन। यहाँ से सॉल्व करके पहले मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालो। N is actually number of moles of hydrogen.
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। एक बार इसको सॉल्व करके पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने, तब मैं आपको आगे की बात बता सकता हूँ। बता रहा कोई? ये मेरी समझ से 0.009 के आसपास आना चाहिए। कितना आ रहा है देखिए। एक बार नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो इससे एटॉमिक मास आ जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल। फिर यहाँ से अगर हम मोलर मास निकालेंगे तो मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास होगा। मास दिया है 0.218, मोल्स निकाला है हमने 0.009, यहाँ से एटॉमिक मास आ जाएगा। एटॉमिक मास बताइए एक बार कितना आ रहा है। सर मोल 0.0089 आ रहा है। 0.009 लिखेंगे। So this comes out to be 24.22। और फिर आपको इक्विवेलेंट मास निकला है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो वैलेंसी 2 होगी, सो डिवाइड कर दीजिए तो 12.1 समथिंग। 12.11 अप्रोक्सीमेटली ये आंसर है। ठीक है।